आमतौर पर जब वह नहाती थी तो वह खुद को इंतजार करने से मुश्किल से रोक पाता था। वह दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी ताकि वह बाहर आ सके। लेकिन आज रात तक तो उसने ऐसा किया ही नहीं था। उसने उसकी तरफ एक नजर डाली। आमतौर पर जब वह नहाती थी तो वह खुद को इंतजार करने से मुश्किल से रोक पाता था। वह दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी ताकि वह बाहर आ सके। लेकिन आज रात तक तो उसने ऐसा किया ही नहीं था। उसने उसकी तरफ एक नजर डाली। कल रात तक भी आपकी रेटिंग 8.5 स्टार ही थी। वह आज ही शिकार पर गया था, फिर भी उसने पूरा आधा वजन कम कर दिया। तारा। सुनशिया उठ बैठा और उसे अपनी गोद में खींच लिया, उसके बीच के हिस्से को चूमते हुए। वहें। गुस्से मत करो। आज पहाड़ों में आखिर हुआ क्या? पहाड़ों में हमारा सामना उत्परिवर्तित राक्षसों के एक समूह से हुआ। कियाओ शीशी के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने उसका हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। उसकी घबराहट को भांपते हुए सुनशियाओ ने धीरे से उसकी पीठ सहलाई। लेकिन जो हम इस बार जिन लोगों से सामना हुआ उनके पास कोई 20 सोल स्टार नहीं थे, इसलिए वे बहुत ही अलग थे। संभालना आसान है। यह सच था कि एक छोटे समूह को संभालना आसान होता। लेकिन आज उन्हें जिस भारी संख्या का सामना करना पड़ा था, वह इतनी विशाल थी कि उनके पास उसने भारी मात्रा में पशु आत्मा ऊर्जा का उपभोग किया, जिसके कारण वह आधा गिर गया। एक ही बार में तारा। कियाओ शीशी को चिंता थी कि कहीं वह पिछली बार की तरह फिर से थकान से बेहोश न हो जाए। समय। उसने झटपट अपने भंडार से नारंगी रंग का क्रिस्टल पत्थर निकाला। अंतरिक्ष। क्या ये काफी है? लेकिन सुनशियाओ ने क्रिस्टल स्टोन को वापस धकेल दिया। कोई जरूरत नहीं है, आपको इसे रखना चाहिए फिलहाल के लिए। हालांकि कियाओ शीशी ने जबरदस्ती क्रिस्टल स्टोन को उसके हाथ में थमा दिया। तुम मेरे साथी हो, यदि आप अपनी शक्ति बनाए नहीं रख सकते तो आप अपनी रक्षा कैसे करेंगे? मैं और शावक, मुझे डायमंड बीस्ट सिटी में ये बहुत सारे मिले, दोनों के लिए काफी। आप और कियाओ ली। वह उन क्रिस्टल पत्थरों को विशेष रूप से सुनक सियाओ की भरपाई के लिए बचाकर रख रही थी। और कियाओ ली की ऊर्जा। कियाओ ली इस समय अच्छी स्थिति में थी और उसने ऐसा नहीं किया। अभी तक एक की जरूरत है। लेकिन सुनशियाओ की पशु आत्मा की ऊर्जा अपार थी और ऐसा ही था इसकी खपत दर। उसे ऊर्जा पुनः प्राप्त करनी थी। सुनशियाओ ने फिर से इनकार नहीं किया और अपने हाथ में क्रिस्टल स्टोन को कसकर पकड़ लिया। यह देखकर कि उसने बात सुन ली है, कियाओ शीशी उसकी गोद से नीचे उतर गई। सुनक सियाओ ने संपर्क किया, उसे पकड़ने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सेनेक सियाओ, पिता, पिता। कुछ ही क्षणों बाद जिन लिंग ने अपनी हथेली सुनशियाओ की छाती पर स्थित ऊर्जा क्षेत्र पर रख दी, इस बात की पुष्टि करते हुए कि वह अत्यधिक शारीरिक कमजोरी के कारण बेहोश हो गया था और थकावट। चिंता मत करो, कुछ देर सोने के बाद वह ठीक हो जाएगा। कियाओ शीशी जानती थी कि सुनशियाओ ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसका दिल भारी था। चिंता, मैं आज रात पिताजी के साथ रुक रहा हूँ, कियाओ ली ने तनावग्रस्त चेहरे के साथ कहा। सुनशियाओ के बिस्तर पर चढ़ गया। कियाओ शीशी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। ठीक है, फिर माँ आज रात आप दोनों के साथ रहेंगी। उनकी जिद देखकर जिनलिंग ने कोई बहस नहीं की। अगर आपको जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। कुछ भी। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। ठीक है, आपको थोड़ी नींद ले लेनी चाहिए। कियाओ शीशी और जिनलिंग, कियाओ और कियाओ आन को उनके घर वापस ले जाने के बाद कमरे से निकलने के बाद वह सुनशियाओ के पत्थर के घर लौट आए। उसने कियाओ ली को झूठ बोलते हुए पाया। सुनशियाओ के बगल में चुपचाप बैठा, उसका छोटा हाथ सुनशियाओ के एक हाथ को कसकर पकड़े हुए था। लंबी उंगलियां। कियाओ शीशी का दिल पिघल गया। वह कियाओ ली के चेहरे पर घबराहट और बेचैनी महसूस कर सकती थी। दिल। वह बिस्तर पर चढ़ गई और पीछे से कियाओ ली को अपनी बाहों में भर लिया, उसकी पीठ को धीरे से थपथपाते हुए। डरो मत, पिताजी ठीक हो जाएंगे। अपनी मां के दिलासे को महसूस करते हुए कियाओ ली की बड़ी बड़ी आंखें लाल हो गईं। वह मुड़ा और वह उसके आलिंगन में समा गया, उसकी आवाज सिसकियों से भर गई थी। मैं ऐसा नहीं हो सकता। डरा हुआ। पिताजी ने कहा कि मुझे एक बहादुर मजबूत पुरुष बनना होगा ताकि मैं रक्षा कर सकूं जिन लोगों की मैं रक्षा करना चाहता हूं। कियाओ शीशी ने उसे और कसकर पकड़ लिया और लगातार उसके छोटे कांपते हुए शरीर को सहलाती रही। कियाओ ली अपनी भावनाओं को लेकर हमेशा बहुत संयमित रहता था। रोना अच्छा था, बात यह थी कि एक बार जब उसकी बेचैनी दूर हो जाती तो वह छोटा लड़का उस स्थिति में नहीं रहता। इतना दर्द। अपनी बाहों में रोते रोते सो गए नन्हे शावक को देखते हुए कियाओ शीशी उसने उसके गाल पर चुंबन किया। उसने झुककर धीरे से सुनशियाओ का हाथ पकड़ लिया, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रात गहरी और अधिक शांत होती चली गई। उस जनजाति में लगभग सभी पशु मानव थे। गहरी नींद में सो गया था। लेकिन फेली और फेयान को जरा भी नींद नहीं आई। आज आपका सामना उत्परिवर्तित राक्षस समूह से कहां हुआ? उसी पहाड़ी जंगल में जहां हम आमतौर पर अपना अधिकांश शिकार करते हैं। उत्परिवर्ती जीवों के प्रकट होने के कारण शिकार दल को आज कम शिकार मिला। यह सामान्य से काफी छोटा था। फेली की भौहें और भी गहरी सिकुड़ गईं। शीत लहर कुछ ही समय में आ जाएगी, आधा महीना। हालांकि उनके क्षेत्र में बर्फ नहीं होगी, लेकिन नमी होगी, ठंडे मौसम के कारण पर्याप्त शिकार प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनजाति की मादाएं और शावक शीतलहर से सुरक्षित बच जाएं, सुरक्षा के लिहाज से उन्हें अधिक भोजन का भंडार करना पड़ा। कल शिकार दल का विस्तार करो और उन उत्परिवर्ती जानवरों से बचो। दूर के जंगलों में शिकार करें। जब तक उत्परिवर्ती जीव हमला नहीं करते सबसे पहले आप उनसे बातचीत न करें। अपना सारा ध्यान शिकार पर केंद्रित करें। एक बार जब हमारे पास हमने पर्याप्त मात्रा में भोजन जमा कर लिया है, हम उन्हें भगाने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे। फेयान के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसे लगा कि कुछ अजीब सा है इन उत्परिवर्तित जीवों का प्रकट होना। अगर उन्हें कारण नहीं मिला तो वह आशंका थी कि इससे भी अधिक लोग इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे। लेकिन उनके पिता एक बात में सही थे, इस समय उनकी प्राथमिकता यही होनी चाहिए थी, खाद्य पदार्थों का भंडारण करना। फेयान अपने पत्थर के घर में लौट आया और लेट गया। उन्होंने कई कष्ट झेले थे। आज उत्परिवर्ती राक्षसों के साथ लड़ाई के दौरान चोटें आईं। कोई भी मामला गंभीर नहीं था, इसलिए उसे इलाज के लिए वैद्य के पास जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी, लेकिन फिर भी दर्द हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और किसी कारणवश कियाओ शीशी की चिंता की छवि उसके दिमाग में उभर आई। उसके साथी के बारे में विचार उसके मन में उभर आया। फेयान ने झुंझलाहट से भौहें सिकुड़ी। जब हम पुरुष खतरे का सामना करने के लिए बाहर होते हैं, क्या महिलाओं को हमारी परवाह नहीं करनी चाहिए? क्या यह सामान्य नहीं है? वह करवट बदल गया। लेकिन अतीत में उसकी अपनी मां ने शायद ही कभी कोई अपने पिता के प्रति चिंता। वह लगातार उसके पिता से ही सामान मुहैया कराने की मांग करती रहती थी। उसे उसकी मनचाही चीजें और अधिक मात्रा में उपलब्ध कराई गई।
यहाँ तक कि जब उसके पिता प्रकट हुए उसके सामने घावों से लथपथ, उसे कभी परवाह नहीं थी। ये सिर्फ उसकी माँ की बात नहीं थी, कई अन्य महिलाएं भी इसी तरह की थीं। इस तरह से सोचने पर कियाओ शीशी वाकई में अलग लग रही थी। लोमड़ी, जिसका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, अंततः अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। जैसे ही भोर होने लगी, कमरे का दरवाजा धीरे से खोला गया और दो छोटे सिर दिखाई दिए। अंदर झांका। पिताजी अभी भी सो रहे हैं। कियाओ ने तिरस्कार से अपनी छोटी सी नाक सिकोड़ ली। पिताजी तो बड़े आलसी हैं। दोनों शावकों ने चुपके से दरवाजा खोला और दबे पांव अंदर चले गए। कियाओ बिस्तर के पास आए और उसने अपने पिता के शरीर पर चोट के निशान देखे। सुंदर चेहरे, उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ गया। भाई, पिताजी को चोट लगी है। कियाओ आगे झुका, उसका छोटा सा चेहरा बिल्कुल करीब था। सब खत्म हो गया। उसके पास बस यही एक चीज थी, उसके चेहरे पर शिकन आ गई है, उसका चेहरा बिगड़ गया है। फेयान, जो पहले से ही जाग चुकी थी। कियाओ ने एक थकी हारी वयस्क की तरह आह भरी। वह कियाओ जितना ताकतवर नहीं है ली के पिता, और अब उनका चेहरा फादर जिनलिंग जितना सुंदर नहीं है। वह है कोई मौका ही नहीं है। भूल जाओ, भूल जाओ। वह वाकई एक शावक को चिंतित कर देता है। कियाओ के छोटे हाथ ने फेयान के हाथ को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल फेयान उसे अपने शरीर में लगातार गर्माहट का प्रवाह महसूस हुआ। चुभने वाला दर्द, उसके घावों के निशान पल भर में गायब हो गए। जब कियाओ ने देखा कि फेयान के चेहरे पर चोट के निशान गायब हो गए हैं, तो उसने उसे जाने दिया। गो ऑफ हिज हैंड एंड टर्न टू लीव। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका छोटा हाथ अचानक ही एक बहुत बड़े जीव ने उसे पकड़ लिया। अध्याय 105, बस हाँ कह दो, तुम जिद्दी हो। कियाओ ने डर के मारे चीख मारी और भागने के लिए मुड़ गई। फेयान उठ बैठा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। कियाओ, तुम और तुम्हारा भाई यहाँ क्यों आए हो? कियाओ छटपटाने लगी और उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। हम आपकी चिंता के कारण नहीं आए थे। कियाओ ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे, टहलना। फेयान ने देखा कि लेटने से शावकों के छोटे छोटे चेहरे लाल हो गए हैं और वह मुस्कुराए। मनोरंजन। हाँ, ठीक है, फादर बीस्ट समझ गया। आप मुझे फादर बीस्ट की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही फादर बीस्ट घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। कियाओ का संघर्ष थम गया। उसकी बड़ी बड़ी आसमानी नीली आंखें तुरंत भर उठी आंसू। अपनी छोटी मुट्ठियां भींचते हुए उसने गुस्से से कहा, बेवकूफ पिता, जानवर। सिर्फ चोट लगने से मौत नहीं हो जाएगी। कियाओ ने भी अपने दांत पीस लिए और फेयान को देखने का उसका नजरिया बदल गया पूरी तरह। तभी फेयान को एहसास हुआ कि उसने गलत बोल दिया था। ये सही है, फादर बीस्ट है कबीले का सबसे बलवान योद्धा। मुझे कुछ नहीं होगा, इसलिए आप चिंता न करें। डरा हुआ कियाओ क्रोधित थी। वह छटपटाने लगी, जमीन पर कूद गई और पैर पटकने लगी। गुस्से में बाहर निकल गया। कियाओ ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा और पत्थर के घर से बाहर निकलने के लिए मुड़ गई। लेकिन जैसे ही वह बाहर कदम रखने वाला था, वह पीछे मुड़ा और उसने मैंने पत्थर की मेज पर गोंद लगाया और फिर जल्दी से दरवाजे की ओर भागा। दोबारा मां ने कहा कि यह दवा बहुत शक्तिशाली है। सबसे गंभीर चोटें भी ठीक हो जाती हैं एक बार जब आप इसे लगा दें। हम्फ बोलने के बाद शावक भाग गया। फेयान स्तब्ध रह गई। उसने रिकवरी ग्लू को उठाया और उसकी जांच की। एक उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान फैल गई। बच्चे मेरी परवाह करते हैं, इसीलिए वे सुबह सुबह इतनी जल्दी आ गए, ये देखने के लिए कि मुझे चोट तो नहीं लगी है। और चूंकि कियाओ शीशी ने उनसे ये दवा मंगवाई थी, क्या इसका मतलब यह है कि वह मेरी भी परवाह करता है? फेयान ने अपने हाथ में मरहम को कसकर पकड़ लिया। कितनी जिद्दी छोटी लड़की है। वह हमेशा अपने मतलब के बिल्कुल विपरीत बात कहती है। वह स्पष्ट रूप से रही है मेरे आकर्षण से मोहित तो है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे याद है कि उसे हर तरह के फल पसंद है ना? फेयान घर से बाहर निकली और उसके पीछे वाले घर की ओर चल पड़ी। जब फेली उठा तो उसने घर के पीछे से शोरगुल सुना। वह गया। मैंने देखा कि फेयान अपनी बड़ी मुलायम पूंछ हिलाते हुए सारे फल लेकर बाहर जा रहा था, कमरे में रखा हुआ। फेयान, तुम क्या कर रही हो? फेयान ने ऊपर देखा तक नहीं। तुम्हें वैसे भी फल पसंद नहीं है, तो फिर कोई फायदा नहीं। इसे रखना, मैं इसे शावकों के पास ले जाऊंगा। फेली के बूढ़े चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। भले ही आप इसे मुफ्त में दे रहे हो, फिर भी एक सीमा। आप चाहें तो उनके लिए पूरा पत्थर का घर ही स्थानांतरित कर सकते हैं। इंतजार नहीं, मुझे याद है शावक कियाओ ने कहा था कि उसे फल पसंद नहीं है, और छोटा शावक कियाओ इतना नहीं खा सकती। उनके पास ये सब रखने के लिए कोई जगह नहीं है। अब आपको रुक जाना चाहिए, बस बहुत हो गया। लेकिन फेयान नहीं रुकी। दरअसल वह पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय होने लगा था। एक विचार से फेई की आंखें चमक उठी और वह शरारती अंदाज में हंस पड़ा। मैं सोच रहा था कि तुम सुबह सुबह इतनी चंचल हरकतें क्यों कर रहे हो। आप इन्हें शीशी के पास ले जा रहे हैं, है ना? चलो, तुम्हें ये सब लेने होंगे। कियाओ शीशी सचमुच आज कुल प्रमुख के घर के पास से गुजर रही थी। वह गुमान के घर से वे सारे सफेद फल लेने जा रही थी कल, क्योंकि बुशी ने गलती से बड़ी मात्रा में सामान उठा लिया था। ये जानते हुए कि वह बाहर जा रही है, कियाओ और कियाओ विशेष रूप से चिंतित थी, अनुसरण करने के लिए उत्सुक। उसे कैसे पता चल सकता था कि दोनों छोटे शावक इनका इस्तेमाल करेंगे? टाटा के साथ खेलते समय फेयान भाग जाने का मौका मिला। had asked her for it, saying he wanted it for Feyan just in case. उसे लगा था कि अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शावक इसे ले गए या नहीं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी उदारता के बदले उसे भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ेगा। वो फल जिसे वह कभी खत्म नहीं कर पाती थी। इसी बीच जनजाति से बाहर एक पहाड़ पर स्थित एक गुफा में गूली ने यूयुए के हाथों से पानी पिया। उसकी निगाहें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। यूयुए ने ऊपर देखा, शर्माते हुए मुस्कुराते हुए उसकी निगाहों से नजरें मिलाई और उठने लगी। छुट्टी। लेकिन गूली ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। यूयुए ने आश्चर्य से गूली को देखा। उसका चेहरा तुरंत चुकंदर की तरह लाल हो गया। गूली इस तरह उसका विरोध नहीं कर सकी। मैं तुम्हारा क्रूर पति बनना चाहता हूँ। क्या मैं
यूयुए ने शर्माते हुए अपना सिर नीचे कर लिया, फिर हल्के से सिर हिलाकर सहमति दी। गुली ने उत्साह से उसे उठाया और गुफा में फेंक दिया। जैसे ही गुली अपने जुनून में खो गया, यूयुए ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, एक उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। वापस अपने कबीले में फेयान फल उठाकर जाने ही वाला था कि तभी उसने एक पुरुष को देखा। चलकर आ रहे हैं। फेयान वहीं रुक गया, उसने एक बार उसकी ओर देखा और फिर नजरें हटा ली। फेई ने भी उसे देखा और सबसे पहले बोली, गुयू तुम यहाँ क्यों आए हो? गुयू अपनी मालकिन का सबसे पसंदीदा पशुपति था। उनके बीच संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन उनके बीच कोई खुला टकराव नहीं था। गुयू ने सीधे मुद्दे पर बात की, मेरी बच्ची गुली शिकार पर गई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। कुछ दिनों के लिए वापस लौट आया। मुझे चिंता है कि उसके साथ कुछ हुआ होगा। वंश नेता किसी को भेजकर उसे ढूंढो। फेली ने भौहें चढ़ाई, क्या वह अकेले बाहर गया था? नहीं, 10 पुरुष एक टीम के रूप में बाहर गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया है। मैं हुनुने चिंता थी कि वे खतरे में पड़ गए हैं। फेयान को एक टीम का नेतृत्व करने के लिए कहें ताकि वह मुझे खोज में मदद कर सके। फेई ने उसे घूर कर देखा। वह अपने बच्चे को लेकर चिंतित है, इसलिए वह चाहता है कि मैं उसे भेजूं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? क्या उसे लगता है कि मुझे अपने बच्चे की चिंता नहीं है? फेयान अन्य शिकार टीमों के साथ बाहर जाएगा। मैं कुछ पुरुषों को ढूंढ लूंगा आपके लिए। आप उन्हें पहाड़ों पर खोजबीन के लिए ले जा सकते हैं। गुयू नाखुश था। आप जानते हैं कि हमारी महिला स्वामी मेरे बिना नहीं रह सकती। अगर उसके किसी दूसरे दरिंदे का पति उसकी देखभाल करता है तो वह परेशान हो जाती है। ऐसा मत सोचो, एक पल के लिए भी यह मत सोचो कि हमारी महिला स्वामी की देखभाल करना आसान काम है। कबीले नेता। यह सुनकर फेयान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने उपहास उड़ाते हुए कहा, अगर तुम इतने बहुत खूब, हमारी माँ ने तुम्हें कुछ और शावक क्यों नहीं दिए? गुयू ने नाखुशी से फेयान को घूर कर देखा। गुली के बड़े भाई होने के नाते मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम उसका ख्याल रखोगे। फेयान को अब दिखावा करने की भी जहमत नहीं उठानी पड़ी। तुम मुझे चाहते हो कि क्या आप उस वयस्क पुरुष से सावधान रहना चाहेंगे जो हर बात पर मुझसे लड़ता है? क्या वह बेकार है? आप बस करो फेयान, पहले जाकर सामान पहुंचाओ। फेयान अपने पिता के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहता था। अगर उनका टकराव हुआ तो गुयू की मां केवल गुयू का ही पक्ष लेती और उसके पिता को दोषी ठहराती। फेयान फलों से भरा बड़ा थैला लेकर कियाओ शीशी के घर के प्रवेश द्वार तक गई। जब कियाओ ने उसके लिए दरवाजा खोला तो उसकी नजरें तुरंत उस पर पड़ी। कियाओ शीशी आंगन में व्यस्त थी। यह क्या है? कियाओ ने अपने हाथों में रखी चीजों को देखते हुए पूछा, बहुत जिज्ञासा। ये फल पिता जानवर तुम्हारे लिए लाए हैं। अभी और भी बहुत कुछ है, तुम कर सकते हो, फिलहाल इन्हें ही रखिए। कियाओ शीशी खड़ी हो गई। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि पत्थर की मेज काम नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि फेयान द्वारा लाए गए सभी फलों को भी संभाल कर रखें। और भी कुछ है। हम अगर शावक इसे खत्म नहीं कर पाते हैं तो आप भी इसे खा सकते हैं। कियाओ के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान जम सी गई। बेवकूफ पिता जानवर। वह जाहिर तौर पर वह ये फल मां को देना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला उसने मुंह से उसे ठुकरा दिया। सांस। शावक होना बहुत थका देने वाला होता है। पिता जानवर, मैंने आपसे कहा था कि मुझे ये फल पसंद नहीं है, लेकिन मां को ये बहुत पसंद है। आप इतना सारा सामान लाए हो तो जरूर मां के लिए ही लाए होगे, है ना? कियाओ ने अपनी छोटी छोटी आंखें झपकाई। बेवकूफ पापा, बस हाँ कह दीजिए, आप जिद्दी हैं। खच्चर। उसके शावक ने बिल्कुल सही बात कह दी थी। तभी फेयान ने देखा कि कियाओ शीशी उसकी ओर देख रही है और उसके कानों के सिरे लाल हो गए। फिर भी वो हठी बना रहा। नहीं, हम बस घर में इसके लिए जगह नहीं थी। लेकिन यह अच्छी बात है कि आपकी मां को ये पसंद आया। वह इस तरह से ये खराब नहीं होगा। कियाओ शीशी के होंठ फड़कने लगे। तो वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे मैं कोई सामान फेंकने की जगह हूं। उसका पुराना सामान। अध्याय 106। आप चाहते हैं कि मैं अपना घर यहां स्थानांतरित कर दूं? कियाओ शीशी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसे कभी भी जरूरत से ज्यादा खाना नहीं मिल सकता था। धन्यवाद। कियाओ हताश होकर अपने पत्थर के घर लौट आए। उसे लगा कि उसे जरूरत है कुछ समय के लिए अकेले रहना। सुनशियाओ के कमरे से बाहर निकलते हुए कियाओ ने कियाओ के कंधे पर थपथपाया। समझदारी से, बस धैर्य रखें, वही हमारी इकलौती सहारा है। कियाओ करवट बदलकर कियाओ के सिर के पास आ गई। उन्होंने फुसफुसाया, वे एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन यह बताना असंभव था कि वे क्या कह रहे थे। इसी बीच कियाओ शीशी को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि फेयान के पास जो फल था वह लाए गए सामान में काफी सारे गेहूं के फल भी शामिल थे और उसने खुशी खुशी उन सभी को चुन लिया। बाहर उसकी खुशी देखकर फेयान को लगा कि उसने बिल्कुल सही काम किया है। चीज। वह बाकी फल लाने के लिए वापस गया और कई चक्कर लगाने के बाद आखिरकार सामने का आंगन लगभग पूरी तरह से भरा हुआ था। फेयान, क्या तुम अपना पूरा घर यहां लाना चाह रही हो? कियाओ जिक्सी वह स्तब्ध रह गया। फेयान रुक गई। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपना पूरा घर यहां ले आऊं? क्या वह मेरे साथ रहना चाहती है? कियाओ शीशी पूरी तरह से अचंभित थी, सोच रही थी कि क्या कुछ गड़बड़ है। उसके दिमाग में वाकई कुछ गड़बड़ है। यह पर्याप्त से अधिक फल है। मेरे पास अब और किसी के लिए जगह नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए तहखाना खोद सकता हूं। वे काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे वहां। कियाओ शीशी अवाक रह गई। तहखाना निश्चित रूप से सुविधाजनक होगा, लेकिन वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। उसे फलों के ढेर के बीच बैठे देख फेयान मदद करने के लिए आगे बढ़ी। क्या आप फलों को छांट रहे हैं? मैं मदद कर सकता है। कियाओ शीशी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, ठीक है, मैं इसे खुद संभाल सकता हूं। अगर आपके पास है और भी काम है, आपको जाना चाहिए। उसे डर था कि वह बस अंदर घुस जाएगा। रास्ता। जैसे ही फेयान ने नीचे छोटे से जीव को देखा, उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसका हाथ पकड़े हुए जब उसने कुछ नहीं कहा तो कियाओ शीशी ने उसे छोड़ दिया। के लिए धन्यवाद फल। मैं ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगा कि यह सब ठीक से संरक्षित रहे। उन पीले फलों को अचार बनाकर सर्दियों के मौसम में खाया जा सकता था, जब ताजे फल और सब्जियां दुर्लभ थीं। इसका मतलब यह था कि उसे जरूरत होगी एक भंडारण जार बनाने के लिए। वहां कई अन्य प्रकार के फल भी थे और उसे शियाओ याओ से पूछना पड़ेगा कि वे सब क्या थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा। एक ऐसा स्पर्श जो बिल्कुल स्वाभाविक है।
जैसे ही फेयान की कल्पनाएं बेकाबू होने लगी, उसे एक तीखी निगाह का एहसास हुआ। उस पर उसने मुड़कर देखा तो संशियाओ उसे घूर रहा था, उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। फेयान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। ये सांप हमेशा बाज की तरह मुझ पर नजर रखता है। उन्हें पसंद नहीं है कि मैं कियाओ शीशी के करीब जाऊं, है ना? अच्छा, मैं बदला ले लूंगा उसे चिढ़ाने के लिए और करीब आ गया। एक ही झटके में फेयान कियाओ शीशी के ठीक बगल में बैठ गई। कियाओ शीशी फलों को छांट रही थी और जब उसने हैरानी से ऊपर देखा तो वह अचानक और करीब सरक गया। युवा कबीले के नेता, अगर आज आपके पास समय हो तो शायद आप कुछ समय दे सकते हैं। कियाओ आन के साथ बिताया गया समय। उसने मुझे बताया कि उसने अभी अभी अपनी क्षमता को जागृत किया है और उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे अभी तक इसका इस्तेमाल करना ठीक से नहीं आता। वह सरल है। मैं तुम्हारी मदद करने के बाद उसे सिखाने जाऊंगा। जैसे ही फेयान ने बोलना समाप्त किया, सुनशियाओ ने उसे उठाकर जमीन से ऊपर खींच लिया। मैदान। फेयान गुस्से से घूरते हुए घूम गई। सुनशियाओ, तुम खुद को क्या समझती हो कर रहा है? सुनशियाओ ने बिना किसी भाव के बात की। मुझे कुछ बात करनी है तुम्हारे साथ। मेरे साथ आइए। फेयान ने भौहें चढ़ाई। क्या आप इसे यहाँ नहीं कह सकते? नहीं। सुनशियाओ ने जबरदस्ती फेयान को आंगन से बाहर घसीटा और फिर उसे छोड़ दिया। ठीक है, बोल दो, यह क्या है? सुनशियाओ एक कदम पीछे हटकर आंगन के द्वार के अंदर चली गई। उसने देखा, फेयान ने ठंडे स्वर में कहा, भाड़ में जाओ। अरे, आप। स्लैम। आंगन का द्वार जोर से बंद हो गया और फेयान बाल चेहरे पर चोट लगने से बच गई। सुनशियाओ, बस तुम थोड़ा इंतजार करो। जब सुनशियाओ ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने कियाओ शीशी को उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए पाया। वह उसने अपनी बाहें मोड़ ली और आराम से अपने होठों पर एक शरारती मुस्कान बिखेर दी। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? मैं ये समझ गया। फेयान तुमसे डरता है। सुनशियाओ ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। शायद इसलिए कि मैंने उसे कुछ बार हराया है। बार। ये किसी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से स्वाभाविक भय है। दरवाजे के पास खड़ी कियाओली लगभग हंसने ही वाली थी। पिताजी कब आए थे? क्या जानवर इतनी अकड़ के साथ बोलना सीख सकते हैं? कियाओ शीशी ने सुनशियाओ को पूरे दिल से अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। अच्छा, उसने सोचा, किसी को तो उस बदमाश लोमड़ी को उसकी औकात दिखानी ही होगी। बिल्कुल सही, सुनशियाओ सबसे अच्छी है। विशालकाय सर्प मुस्कुराया। ये दृश्य ऐसा था मानो कड़ाके की ठंड में बर्फ पिघल रही हो। कियाओ शीशी हमेशा उसकी मुस्कान से मोहित हो जाती थी, वह बस इतनी खूबसूरत थी। क्या आज आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? मैंने तुम्हारे लिए मांस का शोरबा बनाया है। सुबह आपको जाकर इसे खा लेना चाहिए। ये चूल्हे पर गर्मागर्म रखा है। इस पर हमेशा विचारशील रहने वाली कियाओली पहले ही अपने लिए एक स्टूल लाने चली गई थी। उसका पिता जानवर। सुनशियाओ वास्तव में कुछ समय से जाग रही थी। जब वह जागा तो उसने कियाओ को देखा। शीशी अपने शावक को पकड़े हुए उसके कंधे से टेक लगाकर खड़ी थी। एक अभूतपूर्व भावनाओं से खुशी और संतोष का अनुभव हुआ, जिससे तोड़ने का उसका संकल्प और मजबूत हो गया। स्वर्ग को निगलने वाले अजगरों पर अभिशाप। क्या जिन लिंग आज शिकार पर गई थी? कियाओ शीशी ने सहमति में गुनगुनाया। वह आज सुबह सबसे पहले रवाना हो गया। अगली बार जब वह बाहर जाए तो उसे फेयान के साथ जाने के लिए कहो। कियाओ शीशी थोड़ी असमंजस में थी। सुनशियाओ ने समझाया, वो युवा कबीले का नेता है। जिन पुरुषों को वह अपने साथ ले जाता है उसके पास हमेशा उच्च स्तर की पशु आत्मा होती है। कियाओ शीशी समझ गई। फेयान फेई का इकलौता बेटा था, इसलिए उसकी सुरक्षा स्वाभाविक थी। ये सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। ये समझ आता है। मैं जिन लिंग को वापस आने पर बता दूंगा। कियाओ शीशी ने लगभग पूरा दिन फेयान द्वारा लाए गए फलों को छांटने में बिताया। क्रिस्टल स्टोन से ऊर्जा अवशोषित करने के बाद सनक्सियाओ की पशु आत्मा इसे 8 स्टार स्तर पर पुनर्स्थापित किया गया है। कियाओ शीशी हैरान थी। ये पूरी तरह से पहले जैसी स्थिति में क्यों नहीं लौट सकता? स्टार लेवल। दानव पशु नगरी में वापस आकर संशियाओ एक 9 सितारा पशु आत्मा था, लेकिन उसका बाद में उनका स्तर घटकर 8.5 सितारे हो गया था और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने तब से लेकर अब तक ये रेटिंग पूरी तरह से 9 स्टार स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। सुनशियाओ ने शांत भाव से कहा, स्टार लेवल जितना ऊंचा होगा, रिकवरी उतनी ही धीमी होगी। इसका कोई गंभीर बात नहीं, चिंता मत करो। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। क्या उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर का उपयोग करने से प्रक्रिया में तेजी आएगी? वसूली, हाँ। कियाओ शीशी ने मन में यह बात नोट कर ली। मुझे और अधिक उच्च श्रेणी की सामग्री प्राप्त करने का तरीका खोजना होगा। क्रिस्टल पत्थर। शाओ याओ, क्या सिस्टम स्टोर में पशु आत्मा क्रिस्टल पत्थर बिकते हैं? जी हाँ होस्ट, लेकिन वे बहुत महंगे हैं। कितना महंगा? सर्वोत्तम श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर की कीमत 5000 पॉइंट होती है। कियाओ शीशी, ऐसा दिखावा करो कि मैंने कभी पूछा ही नहीं। लेकिन चिंता मत करो मेजबान, मैंने पिछले कुछ दिनों में खुद को अपग्रेड करने में बिताया है। अगली बार जब मैं आपको कोई मिशन दूंगा तो मिलने वाले पॉइंट्स की संख्या अधिक होगी। तो इसलिए तुम अचानक इतने चुप हो गए थे? हे क्या आपको मेरी याद आई होस्ट? कियाओ शीशी चुप हो गई। ओह मेजबान, आपका बंजर इलाका फिर से सक्रिय हो गया है। आपने कुछ अवशोषित किया सुनशियाओ की ऊर्जा का। कियाओ शीशी ने तो इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया था। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और प्रवेश किया उस स्थान पर जहां उसने देखा कि बंजर भूमि में वास्तव में एक भूखंड था, जीवंत और उज्जवल हो जाओ। यह नया भूखंड पिछले भूखंड से भी बड़ा था। वाले, क्या इस भूखंड में पोषक तत्व अन्य भूखंडों की तुलना में अधिक मात्रा में मौजूद है? ये सही है। और आप यहाँ जो भी बोएंगे वह पकने के लिए तैयार हो जाएगा। 1 महीने के भीतर भरपूर फसल। कियाओ शीशी हैरान रह गई। ये तो कमाल था। तो अगर मैं इस सारी जमीन को सक्रिय कर दूं तो क्या मैं यहाँ सुअर, मवेशी और भेड़ पाल सकता हूँ? मुझे खेद है मेजबान जी, ऐसा नहीं है। आप यहाँ जीवित प्राणियों को नहीं ला सकते। ओह, इसलिए इससे मांस की निरंतर आपूर्ति की समस्या का समाधान नहीं होगा। लेकिन मैं पौधे लगा सकता हूँ, ये गेहूं के फल और साथ ही पीला मिट्टी का फल भी। मुख्य भोजन के साथ स्रोत, कम से कम वे भूखे तो नहीं मरेंगे। इसी बीच कबीले के मुख्य द्वार के बाहर गूली एक जंगली जानवर को लिए हुए प्रकट हुई। बैल जैसे जानवर को उसने अपने कंधों पर उठा रखा है। पहरे पर तैनात पुरुष सैनिक गूली को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। गूली, तुम अकेले वापस क्यों आए हो?
कबीले के मुखिया ने अपने आदमियों को भेजा, आज पहाड़ों पर तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गूली ने उत्तर दिया, कुछ दिन पहले शिकार करते समय मैं एक ढलान से गिर गई और घायल हो गई। पहले मैंने आराम करने के लिए एक गुफा ढूंढी और घाव ठीक होने के बाद ही वापस आया। ठीक हो गया, उस नर दैत्य ने सिर हिलाया। जब तक आप ठीक हैं, तुम्हारा पिता जानवर वह आपके बारे में बहुत चिंतित रहा है। आपको जल्दी वापस लौटना चाहिए। गूली ने सिर हिलाया और कबीले में प्रवेश कर गई। उसके जाने के बाद नर में से एक ने हवा को सूंघा। क्या आपको वह गंध आ रही है? दूसरे पुरुष ने अपना सिर हिलाया। किस चीज की गंध? एक महिला की खुशबू। अध्याय 107। हे, सभी पुरुष एक जैसे होते हैं। गूली जंगली बैल को जनजाति के बीच से ले जाते हुए एक पत्थर के पास पहुंची। सबसे अच्छी जगह पर स्थित घर। शोर सुनकर गूयू पत्थर के घर से बाहर निकल आया। वह था गूली को देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। गूली, तुम आखिरकार वापस आ गई। आप कहां थे? आपको ये कैसे मिला? क्या वह शिकार दल से अलग हो गया था? गूली ने जंगली बैल को सावधानीपूर्वक जमीन पर रखा और गू की ओर देखा। मैं दुर्घटना में घायल हो गया था, इसलिए मैंने आराम करने के लिए एक गुफा ढूंढ ली। मैं वापस आया जब मुझे बेहतर महसूस होने लगा। क्या ये कोई गंभीर बात है? गूली ने अपना सिर हिलाया, फिर सावधानीपूर्वक जंगली बैल जानवर के पेट को अलग किया और उसने अंदर छिपी हुई युवे को बाहर निकाला। गूयू ये देखकर चकित रह गया कि गूली जंगली बैल जैसे जानवर के चंगुल से एक मादा को खींचकर बाहर निकाल रहा है। पेट, क्या हो रहा है? युवे गूली की छाती से टिक गई और उसने गूयू की ओर एक शर्मीली नजर डाली। जब गूयू ने युवे का चेहरा साफ साफ देखा तो वह और भी ज्यादा हैरान रह गया। चौंक गया। यह उसकी है। पिता जानवर, चलो अंदर बात करते हैं। गूयू पत्थर के स्टूल पर बैठ गई और गूली की व्याख्या सुनने के बाद चुप हो गई। क्या आप ये कह रहे हैं कि आप उसके पशु मानव साथी बनना चाहते हैं? गूली की आंखें दृढ़ थीं। पिता जानवर, आपने अभी अभी खुद ही यह बात कही है। युवे वह एक संत महिला है। वह मुझे शक्तिशाली और प्रतिभाशाली बच्चे जरूर दे सकती है, लेकिन उसे कबीले के मुखिया ने पहले ही निर्वासित कर दिया था। गूली को पहले क्या हुआ था इसकी जानकारी नहीं थी और उसे नहीं लगता था कि इससे कोई फर्क पड़ता है। पिता जानवर, युवे एक संत जैसी महिला है। आपको इसका मतलब पता है? क्या कबीले का सरदार मूर्ख है? क्या तुम भी मूर्ख हो? अगर उसे पता चल जाए और फिर भी अगर वो युवे को रुकने नहीं देगा तो मैं मां से उससे बात करवाऊंगी। मैं विश्वास करने से इनकार करता हुआ वह मां की बात नहीं मानता था। गूयू को लगा कि गूली की बात में दम है। इतने सालों तक फेली ने कभी एक बार भी ऐसा नहीं किया था, अपने साथी की इच्छा के विरुद्ध गया। हम एक संत महिला की प्रजनन क्षमता बहुत अधिक होती है। बहुत संभावना है कि वह पहले से ही आपके बच्चे को गर्भ में लिए हुए। उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं बेहतर व्यवस्था कर दूंगा आपके लिए एक बड़ा पत्थर का घर। चिंता मत करो पिता जानवर। प्रसन्न होकर गूली युवे को अपने पत्थर के घर वापस ले गया। गूली ने युवे का हाथ कसकर पकड़ते हुए खुशी से कहा, तुम्हारा नाम युवे है, सही? फादर बीस्ट ने कहा कि हमारी जनजाति में मौजूद वांडरिंग बीस्ट मादा ही इसका कारण है। तुम बोल नहीं सकते। अन्यायपूर्ण भाव से भरी युवे ने सिर हिलाया। गूली की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। हम्फ, कबीले का सरदार तो बिल्कुल बेवकूफ है। एक संत जैसी स्त्री को निर्वासित करके एक आवारा पशु जैसी स्त्री से विवाह करना। यू मत करो चिंता। मैं उससे तुम्हारा जहर ठीक करवाऊंगा और तुमसे माफी मंगवाऊंगा। आंखों में आंसू भर आए युवे ने गूली के गाल पर एक चुंबन दिया। खुश होकर गूली ने उसे कसकर गले लगा लिया। युवे गूली की छाती से टिक गई, उसके होठों पर मुस्कान धीरे धीरे बदल गई। भयावह। कियाओ जिक्सी, मैं पीछे। अछू। कियाओ शीशी ने अपनी नाक रगड़ी, एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। जैम पका रही सुनशियाओ ने आवाज सुनी और मुड़कर देखा। क्या गलत? ठंडा। कियाओ शीशी ने अपना सिर हिलाया। उसे इतनी ठंड नहीं लग रही थी कि उसे सर्द महसूस हो। आज रात मैं इस पीले कांटेदार फल को पानी में उबालूंगा ताकि बुरी नजर से बचाव हो सके। सर्द कांटेदार पीला फल जंगली अदरक था और यह एक व्यंजन के लिए एकदम सही था। गर्म चिकित्सीय स्नान। सुनशियाओ ने तैयार जैम को उनके द्वारा बनाए गए पत्थर के जार में डाल दिया। वह दोपहर तक ही उन्होंने एक तिहाई फलों को जैम में बदल दिया था। पास ही में तीनों शावक एक पत्थर के कुंड में कुछ कूट रहे थे। लकड़ी के मूसल। माँ, ऊपर के सारे खोल उतर गए हैं। कियाओ शीशी उठी और देखने के लिए उधर गई। निस्संदेह पतले छिलके गेहूं के सारे दाने गिर गए थे। इन्हें अभी लकड़ी की बाल्टी में रख दो। कल हम कुछ लेने जाएंगे। टोकरियां और अनाज फटकने की ट्रे बनाने के लिए बांस का उपयोग किया जाता है। फिर हम ट्रे का उपयोग कर सकते हैं छिलकों को अलग करने के लिए। कियाओ असमंजस में सुन रही थी। माँ, तुम क्या बात कर रही हो? ये बांस से बने औजार हैं। मैं कल माँ के साथ बांस ढूंढने जाना चाहता हूँ। मैं भी। ठीक है, हम सब साथ चलेंगे। कियाओ शीशी ने बचे हुए फलों को छांटा और उन्हें भंडारण कक्ष में रख दिया। सौभाग्य से तापमान कम था, इसलिए फल कुछ समय तक सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही अंधेरा होने लगा, जिनलिंग वापस लौट आए। लेकिन अन्य समयों के विपरीत जब वे अपने शिकार को कंधों पर उठाकर लौटते थे, इस बार उस समय जिनलिंग के पास केवल एक हिरण का पैर था। सुनशियाओ ने हिरण का पैर देखकर भौहें सिकुड़ी। आज इतनी कम मछलियां मिली। जिनलिंग का चेहरा थोड़ा गंभीर था, उसने सिर हिलाकर सहमति दी। उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ चीजें उनके लिए बोझ होती हैं क्योंकि वे पशुवत होते हैं। कोई जरूरत नहीं है ताकि शीशी को इस बात की चिंता हो जाए। सुनशियाओ ने समझदारी से आह भरी। दोनों पशु मानवों के बीच एक मौन सहमति थी। समझौता हो गया और उन्होंने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। कियाओ शीशी आज पूरी तरह से थक गई थी। जिनलिंग को लौटते देख भी वह सोफे पर बेसुध पड़ी रही। क्या गलत पहना हुआ? जिनलिंग ने शिकार को एक तरफ रख दिया और हाथ मुंह धोने के बाद उसके पास आए। कियाओ शीशी ने सिसकते हुए सिर हिलाया। मैं दिन भर बैठा रहा। मेरी पीठ टूटने ही वाला है। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही एक बड़ा, गर्म और मजबूत हाथ आगे बढ़ा। उसकी पीठ के निचले हिस्से को सही मात्रा में दबाव के साथ मालिश करना। पेट के बल लेटी हुई कियाओ शीशी जिनलिंग के गंभीर और सौम्य भावों को निहार रही थी। आंखें, मुझे तो मानो जैकपॉट लग गया है। उसने सोचा, मुझे ऐसा मिल गया है
विचारशील पशुमानव साथी, वह सिर्फ सुंदर ही नहीं था बल्कि अच्छा भी था, संयमित भी, और इतना ही नहीं, वह इतना बुद्धिमान था कि उसने सब कुछ सीख लिया तुरंत। ये बहुत अच्छा लगता है। जिनलिंग, तुम मेरी नन्ही परी हो। जिनलिंग ने उसके थोड़े लाल हुए चेहरे को देखा, उसकी पिघली हुई सुनहरी आंखें और गहरी हो गईं। वह क्या है? कियाओ शीशी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। मैं आपको बाद में बता दूंगा। जिनलिंग ने उस पर दबाव नहीं डाला, लेकिन उसका हाथ धीरे धीरे उन जगहों पर जाने लगा जहां उसे नहीं करना चाहिए। कियाओ शीशी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने उसका बेचैन हाथ पकड़ लिया। कोस के अविश्वास के बावजूद बड़े बाघ का चेहरा हमेशा की तरह सामान्य था, मानो किसी तस्वीर में शुद्ध मासूमियत। हाँ, पशुमानव, ये सब एक जैसे हैं। उसकी घबराहट और चिढ़ भरी शक्ल देखकर जिनलिंग ने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया। वह खड़ी हुई और बोली, मैं खाना बनाने जाती हूँ। जैसे ही रात हुई, गुमान टाटा को अपनी बाहों में लिए हुए कबीले में टहल रही थी। दूर से उसने देखा कि गूली कुछ सामान एक बड़े पत्थर के घर में ले जा रही थी। उसे कल ही पता चला था कि गूली शिकार पर गई है। टीम से काफी समय से कोई वापसी नहीं हुई थी। उसे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज वापस आ रहा हूँ। गूली, तुम कब वापस आए? उसकी आवाज सुनकर गूली मुड़ी। मैं आज ही वापस आया हूँ। गुमान ने अपने पीछे बने पत्थर के घर पर एक नजर डाली। क्या आप आमतौर पर साथ नहीं रहते हैं? आपकी माँ और बाकी लोग, आप घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? सामान्यतया एक पशुमानव को वयस्क होने के बाद स्वतंत्र हो जाना चाहिए, लेकिन गूली हमेशा अपनी माँ के साथ ही रहता था। यह इस बात का प्रमाण था कि उसे कितना लाड़ प्यार मिला था। मैंने एक दोस्त बना लिया है, इसलिए जाहिर है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। गुमान बहुत हैरान थी। कब की बात है ये? तुम किसके साथ थे? साथ। गूली को यूयुए की पहचान के बारे में कुछ भी गुप्त नहीं लगा, इसलिए उसने गुमान को अंदर आकर उससे मिलने के लिए आमंत्रित किया। ये यूयू है। वह एक संत महिला है और संभवतः वह पहले से ही गर्भवती है। अपने शावक के साथ यूयुए ने गुमान को एक डरपोक मुस्कान दी। गुमान के चेहरे का भाव बदल गया। गूली, क्या तुम पागल हो? आप किसके साथ संभोग कर सकते हैं? ये क्रूर महिला, उसने हमारे कबीले के एक शावक को लगभग मार ही डाला था। गूली ने इसे नजरअंदाज कर दिया। मुझे फादर बीस्ट से पहले ही सूचना मिल चुकी है। वह तो बस एक था वांडरिंग बीस्ट का शावक। फेयान सचमुच बेकार है, उसके पास एक शावक है जिसके साथ भटकती हुई मादा जानवर। मुझे परवाह नहीं कि तुम किस तरह के पागलपन में डूबे हो, उसे निर्वासित कर दिया गया था। फेली फादर बीस्ट द्वारा जनजाति से। उसे वापस लाकर तुम उसके आदेशों का उल्लंघन कर रहे हो। उसे वापस लाकर तुम उसके आदेशों का उल्लंघन कर रहे हो। आदेश? मैं फेली को पिता जानवर के बारे में बताने जा रहा हूँ। इतना कहकर गुमान मुड़ी और चली गई, लेकिन गूली जरा भी नहीं डरी। यूयुए की निगाहें गुमान के जाते हुए चेहरे पर और भी गहरी होती गईं। अंधेरा। यूयुए ने गूली के कपड़े खींचे। गूली को लगा कि वह डर गई है। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। कोई नहीं करेगा, वे तुम्हें कबीले से बाहर निकाल सकते हैं। यूयुए ने उसे प्यारी सी मुस्कान दी। वह सफेद लोमड़ी मादा बहुत परेशान करने वाली है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सचमुच उसे फूट फूट कर रोते हुए देखना चाहता हूँ। अध्याय 108। आपने उसे पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया है। आप कह रहे हैं कि गूली यूयू को वापस ले आया? गुमान की बातें सुनकर फेई स्तब्ध रह गया और उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। अंधेरा छा गया। हाँ, और वह उसका साथी बनना चाहता है। फेली ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए और एक गहरी आह भरी। मैं समझता हूँ, मैं इसकी देखभाल करूंगा। देर हो रही है, आपको वापस जाना चाहिए। अब गुमान ने सिर हिलाया और अपने साथी जानवरों के साथ वहां से चली गई। पहले से ही सोई हुई टाटा फेयान गंभीर चेहरे के साथ घर में दाखिल हुआ। उसने सब कुछ सुन लिया था। मैं अभी जाकर उसे बाहर निकाल दूंगी। इंतजार, आपको कल सुबह तड़के शिकार दल का नेतृत्व करना होगा। आप नहीं, इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। फेयान ने असहमति जताते हुए भौहें चढ़ाई। पिता, पर्याप्त। क्या आप कबीले के नेता हैं या मैं? सो जाओ। फेयान नहीं चाहती थी कि फेई अपनी माँ का अकेले सामना करे। वह बिल्कुल जानता था कि क्या उनकी माँ किस तरह की इंसान थी। उसने सुबह सबसे पहले फेली के साथ जाकर इस मामले को सुलझाने का फैसला किया। शिकार पर जाने से पहले इस मामले पर विचार कर ले। हालांकि फेयान ने यह उम्मीद नहीं की थी कि मुसीबत उससे पहले ही आ पड़ेगी। भोर। कुलपति, ये बुरा है। उत्परिवर्तित जीवों का एक झुंड अचानक हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है जनजाति की ओर। फेयान झटके से जाग उठी। जब तक उसने अपना दरवाजा खोला और बाहर निकला, फेई को मार्किंग से पहले ही सारी जानकारी मिल रही थी। कितने हैं? गश्त लगा रहे जानवरों ने कहा कि कम से कम 100 हैं, लेकिन शुक्र है इनमें से किसी के पास भी कोई स्टार नहीं है। फेली का चेहरा गंभीर था। हम किसी भी कीमत पर इन उत्परिवर्ती जीवों को यहाँ तक नहीं पहुंचने दे सकते। जनजाति, तुरंत 53 स्टार या उससे ऊपर के बीस्टमैन लें और गाड़ी चलाकर निकल जाएं। उन्हें दूर कर दो। सही, मैं जा रहा हूँ। फेयान चलकर मार्किंग के पास गई। फेली ने फेयान की ओर देखा और सिर हिलाया। ध्यान से। अगर हो सके तो उन्हें मार डालो, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें भगाने पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है। इस समय कियाओ शीशी और उसके शावक सभी सो रहे थे, लेकिन उसके 2 नर शावक। वह भंडारगृह में चुपचाप खड़ा रहा और ढेर लगे भोजन को घूरता रहा। अंततः जिनलिंग ने चुप्पी तोड़ी। जिस मात्रा में हम शिकार ला रहे हैं, उसके आधार पर तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम ठंड का मौसम आने से पहले पर्याप्त मात्रा में भोजन का भंडार करने में सक्षम होना। शावकों का विकास तेजी से हो रहा है, इसलिए उनकी भूख भी बढ़ रही है। बढ़ती। हमें अपनी सहनशक्ति बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे मांस की भी आवश्यकता होती है। नहीं, पर्याप्त भोजन न होने से इस सर्दी के मौसम को पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या आज पहाड़ पर फिर से तुम्हारा सामना उत्परिवर्ती जीवों से हुआ? जिनलिंग ने सिर हिलाया। लेकिन हमने उनसे बचने का विकल्प चुना। हमने उनका सामना नहीं किया आमने सामने। लेकिन फिर भी उत्परिवर्ती जीवों के प्रकट होने से मात्रा में वृद्धि हुई थी। पहाड़ों में शिकार की संख्या कम होती जा रही है। जनजाति की शिकार टीम पहाड़ों में और गहराई तक जाने की योजना बना रही है। शिकार करना, इस तरह की यात्रा का मतलब है कि वे शायद उसी दिन वापस नहीं लौटेंगे। बीमार उनके साथ जाएं। तुम यही कबीले में रहो और शीशी और उसकी देखभाल करो। अन्य नहीं, मैं जाऊंगा। जिनलिंग ने भौहें चढ़ाई। क्या आपका शरीर इस तरह के लंबे समय तक चलने वाले परिश्रम को सहन कर सकता है? सुनशियाओ के चेहरे पर उदासीनता के भाव थे। मैंने इतने साल तक इसे बनाए रखा है। ऐसा नहीं होगा, मुझे मार डालो। जिनलिंग को यह बात मंजूर नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि सुनशियाओ उसकी सलाह नहीं मानेगी। जैसे ही उनकी बात समाप्त हुई, उन्हें बाहर से शोरगुल सुनाई दिया। आंगन। सुनशियाओ ने जिनलिंग की ओर एक नजर डाली। मैं जाकर देख लेता हूँ। जिनलिंग ने सिर हिलाया। पलक झपकते ही सुनशियाओ की आकृति अंधेरे में गायब हो गई। उस रात कियाओ शीशी बेचैनी से सोई, करवटें बदलती रही और अंत में सो गई।
भोर होने से ठीक पहले गहरी नींद में सो गया। जब वह दोबारा जागी तो शावक कमरे में नहीं थे। कियाओ शीशी घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि आंगन का द्वार खुला हुआ है। शावकों वे सभी अपने पशु रूप में परिवर्तित हो गए थे और जिन लिंग के साथ खेल रहे थे। कियाओ ली ने अपनी तेज नजरों से कियाओ शीशी को दरवाजे पर खड़े देखा और ऊपर से जाना। माँ जाग गई हैं। हम सब आपके बांस काटने जाने का इंतजार कर रहे थे। जिन लिंग शावकों को वापस आंगन में ले गई और जानवरों की खाल से बने कपड़े का इस्तेमाल किया उनके शरीर से पसीना पोंछने के लिए। अभी शावक बाहर जाकर अपने शिकार कौशल का अभ्यास नहीं कर सकते, इसलिए मैं उन्हें मेरे साथ थोड़ा अभ्यास करने देना। ये सुनकर कियाओ शीशी खुद को रोक नहीं पाए और उसने जिन लिंग को गले लगा लिया। जिन लिंग, मेरा काम हो गया के लिए। जिन लिंग के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। क्या गलत? कियाओ शीशी ने बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उसकी ओर देखा। मैं डूब जाऊंगा आपकी कोमलता। तीन छोटे छोटे चेहरे सिकुड़ गए। शीटिल्डा, तुमने उस बड़े आदमी को पूरी तरह से अपनी उंगली पर नचा रखा है। जिन लिंग खिलखिलाकर हंस पड़ी, उसकी कमर पर रखी हथेली और भी गर्म हो गई। अगर शावक वे देख नहीं रहे थे, वही था जो खुद को बेरहमी से डुबो देना चाहता था। उसका शरीर। क्या हम आज बांस काटने वाले नहीं थे? पहले हम खाना खा लेते हैं फिर चलेंगे। ठीक है। सुनशियाओ कहाँ है? मैंने उसे क्यों नहीं देखा? वह आज सुबह जनजाति के शिकार दल के साथ रवाना हो गया। जिस जगह वे हैं इस बार जाना काफी दूर का हो सकता है, इसलिए उसे वापस आने में कई दिन लग सकते हैं। पीछे कियाओ शीशी जम गई और उसने भौहें चढ़ा ली। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर वे टकरा जाएं तो क्या होगा? फिर से उत्परिवर्तित जीव। अगर उसे पता होता कि सुनशियाओ जा रही है तो वह एक और चीज ठूसने पर जोर देती। उसने सुरक्षा के लिए कुछ क्रिस्टल पत्थर अपने हाथों में ले लिए। अब वह केवल यही प्रार्थना कर सकती थी कि सुनशियाओ को किसी भी खतरे का सामना न करना पड़े और वे सुरक्षित लौट आएंगे। चिंता मत करो। उसके साथ शिकार दल में मौजूद सभी जानवर कम से कम 3 वर्ष के हैं। सितारा और बहुत मजबूत। कियाओ जिक्सी ने सिर हिलाया। खुद को तसल्ली देने का यही एकमात्र तरीका था। खाना खाने के बाद जिन लिंग उन्हें जनजाति के बांस के जंगल में ले गई। उसके हाथ उसके पंजे नुकीले बन गए और उसने बांस काटना शुरू कर दिया। कियाओ आंग, कियाओ आंग। टाटा अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ता हुआ आया और कियाओ आंग को गले लगा लिया, जो मदद कर रहा था। कियाओ आंग के छोटे से चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं जब उसने टाटा के पास आते चेहरे को दूर धकेल दिया। छोड़ दो। टाटा खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने हाथ छोड़ दिया। कियाओ आंग, तुम लोग क्या खेल रहे हो? मैं चाहता हूं ना आप भी खेलें। अपने शावकों के छोटे दोस्त को उनसे मिलने आते देख कियाओ शीशी ने कुछ नहीं किया। उन्हें रोको। जाओ और टाटा के साथ खेलो। शावक अभी छोटे थे और उनमें खेलने कूदने की भरपूर ऊर्जा थी। कियाओ शीशी का मिलने के बाद अनुमति मिलते ही वे खुशी खुशी खेलने चले गए। ज्यादा दूर मत जाओ, वहीं रहो जहां मां तुम्हें देख सके। हम जानते हैं। जिक्सी, तुम क्यों नहीं जाकर शावकों को देखती हो? मैं यहाँ जल्द ही अपना काम खत्म कर लूंगा। कियाओ शीशी को शावकों को लेकर थोड़ी चिंता तो थी ही। ठीक है, हम आ जाएंगे। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। हम उस कबीले में एक बड़ा घास का मैदान था जहां छोटे शावक आमतौर पर खेलते थे। खेलना पसंद था। जब कियाओ शीशी वहां पहुंची तो उसने अपने शावकों और टाटा को बेतहाशा इधर उधर दौड़ते देखा। जिक्सी, गुमान ने कियाओ शीशी को देखा और उसके पास चली गई। मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसके गंभीर चेहरे को देखकर कियाओ